लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यानी कि आपने तैयारी किस तरह स्टार्ट करनी है। तो इसको अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो जो जब एक बंदा उस इंटरव्यू देने जाता है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं इस जॉब के लिए, इस लेक्चरशिप के लिए, तो अगर उनको मैं कैटेगराइज करूं तो मैं दो पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगा इसे। जो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो होगी जनरल नॉलेज की, और दूसरा जो पार्ट होगा जो सबसे ज़्यादा अहम है और जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर होगा। यानी कि आपने सारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो सारा आपने इस पर ही करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कितना अच्छा है। तो अगर लेट से आपको आपसे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यानी कि वो जो है हार गए हैं आपका इंटरव्यू। जो आप दे रहे हो, इनका जो जनरल नॉलेज के बेस के ऊपर मैं बात करूँगा, अगर आपको जनरल नॉलेज नहीं आता तो इट्स ओके, क्योंकि जनरल नॉलेज की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो जनरल नॉलेज की आप लोग नंबर वन टेंशन नहीं लेनी कि जनरल नॉलेज मेरा वीक है या मुझे नहीं आता। तो दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो आपका आपका जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए, दिस इज द बेसिक नीड। और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने देखना है। तो उसके लिए आपको जो एक सजेशन है, जो स्टैटिस्टिक्स के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि आपके पास जितने भी स्टैट्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, या जितने भी आप लोगों ने बीएस ऑनर्स में या एमफिल में जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स की नंबर वन एक लिस्ट बना लें, और फिर उसमें से कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट लाजमी पिक करें। लेट्स से मेरा प्रोबेबिलिटी जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है, या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसका रेफरेंस अपने इंटरव्यू के साथ दूं, तो जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने वहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बताया था। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के ऊपर मैंने ग्रिप थी मेरी, और मैंने स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ था। और ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा वो उससे पूछते हैं, नहीं। आपसे स्टार्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट से किया जाता है ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं, दो तीन आंसर्स दे लें और आपका रिदम बन जाए। फिर उसके बाद वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी टच करते हैं। जैसे अगर मेरा स्टडीज का इन्फ्लुएंस है तो मुझसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, मुझसे रिग्रेशन के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने टच किए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है कि व्हाट विल बी हैपन। यानी कि आपने अभी जब अभी आपके पास इतना टाइम है उसमें आप एक प्लान बनाते हो कि मैंने इस प्लान के मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। तो अगर वो तैयारी नहीं होती उसके मुताबिक तो फिर क्या होगा। तो ये ऑफ कोर्स आपका वो लक वाला इन्वॉल्वमेंट फिर से आ जाएगी इसके अंदर। तो द ओनली एलिमेंट जो है वो है कॉन्फिडेंस, जो आपको सक्सेसफुल बनाता है आपके इंटरव्यू के अंदर। ये आप ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि वहाँ पर जितने भी लोग आए होंगे, हर एक का कोई ना कोई लूज या कोई ना कोई वीक पॉइंट लाजमी होता है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो आपके अंदर भी वही वीकनेसेस होंगी, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे आपके भी। तो आपको, लेकिन ऑन दी वे, जस्ट योर कॉन्फिडेंस, बी कूल। तो बी कूल जो है मैंने वहाँ पहले टॉप पे लिखा हुआ है, उसका एक मैंने जो जुगाड़ लगाया हुआ था पर्सनली, क्योंकि वो टाइम बड़ा एक नर्वस होता है जब अंदर इंटरव्यू चल रहे होते हैं और बाहर जो है अब कैंडिडेट सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू दे के बाहर आता है, जब अब बंदा उससे जाकर पूछता है हाँ जी कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको जो भी आंसर देता है, जो भी क्वेश्चन आपको बताता है, तो वो आप अपने तरफ ले जाते हो कि मुझे ये आते हैं कि नहीं आते हैं, मैंने ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये क्या आंसर है। तो वो एक पैनिक अलग से क्रिएट हो जाता है। तो मैंने जो टेक्निक अप्लाई की थी वो ये थी कि जस्ट फॉर दिस यू कैन से कि मैंने शुगर लगाया था कि मेरे पास उस टाइम चने थे, तो मैं वो चने खा रहा था इंटरव्यू
अंदर हो रहे थे और मुझे पता था कि मेरा इतने लोगों के बाद मेरे नंबर है, लेकिन जितना नंबर है यानी कि एक बंदे को ऊपर अगर 10 मिनट भी लगे तो मेरा को अगर मेरा 9th नंबर था तो मुझे 1 डेढ़ घंटा मुझे मिल चुका है। अब 1.5 घंटा जो है मैं वो उस परेशानी में रहूँ कि जी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ये बात तो लाजमी है कि हर बंदे का इंटरव्यू उससे अलग होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, वो कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी होता है वो रिपीट होते हैं, लेकिन हर बंदे का इंटरव्यू दूसरे बंदे से अलग होता है। हर बंदे की पर्सनैलिटी दूसरे बंदे से अलग होती है। हर बंदे का नॉलेज दूसरे से अलग है। और हर एक का जो आंसर करने का जो मेथड है, जो कन्वे करता है बंदा आंसर, वो मेथड भी हर बंदे का अलग है। सो अपने आप को कूल रखने का एक ये भी एक था तरीका कि मैं वो जो चने खा रहा था और मैं अपने जो बाकी कैंडिडेट्स थे वो उनमें भी मेरे कुछ दोस्त थे तो मैं उन्हें भी ऑफर कर रहा था। यानी कि मैं वॉक कर रहा था और कंप्लीटली शुगर लगा रहा था। मैंने जरा भी उस टाइम रिलैक्स नहीं किया, हालांकि उससे पहले जो एक रात गुजरी है मुझे पता है कितना गुजरी है। सबको अभी सब उसी टाइम होंगे, बड़ी टेंशन होती है क्या होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट यानी कि मैच से पहले तो आप टेंशन ले रहे हैं, लेकिन मैच के अंदर टेंशन नहीं लेनी चाहिए और मैच से पहले जस्ट थोड़ा टाइम पहले। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक टिप। तो जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि जनरल नॉलेज जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी चाहिए, ये आगे भी आएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ होती है, जो इंटरव्यू आपसे लिया जाता है वो आपसे कुछ इस तरह भी लिया जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या जो मेरी दफ़ा हुआ था, मेरा जो पीपीएससी के मेंबर थे उन्होंने सीएनआईसी नंबर लिया था और सीएनआईसी नंबर लेने सीएनआईसी कार्ड सॉरी मेरा जो शनाख्ती कार्ड है उसे लेकर मतलब फैसलाबाद है क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो फैसलाबाद से मुझे क्वेश्चन शुरू कर दिए थे। यानी कि इन सिंपल वर्ड मैंने कि सिटी लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस आप लिए सिर्फ ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं आपसे शहर के बारे में, आपके अपने बारे में, आपकी ज़ात के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, तो ये सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं ताकि वो आपको जो इंटरव्यू के स्टार्ट पे थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सकें आप, ताकि रिलैक्स हो जाएं, ताकि बाकी जो इंटरव्यू है वो खुशगवार माहौल में गुजर सके। इसलिए वो जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ जो सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास जो पजल क्वेश्चन कैसे, मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि अगर 3 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में बैठे हैं तो आप उसे किस तरह हैंडल करेंगे। तो आपको क्लास में बैठे हैं वो तंग कर रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो मैंने आंसर किया था कि उसे मैं ऑफिस में बुला लूंगा, उन्हें अलग से मैं सेशन दे लूंगा, उन्हें अलग से पढ़ा लूंगा। तो वो आगे से उन्होंने मेरी कंडीशन मजीद जो है ना वो सख्त की थी कि जी आपके वो सब्जेक्ट में तो अच्छे हैं लेकिन आपको वैसे तंग करते हैं, फिर क्या करेंगे। तो ना ये आंसर कि वो मैं उनके पेरेंट्स को बुला लूंगा। तो पेरेंट्स जब आए उन्होंने कहा था अच्छा वो बच्चे इतने ख़राब हैं कि वो पेरेंट्स से भी नहीं उनका जो मसला हल होता है, फिर आप क्या करेंगे। तो फिर मैंने सोल्यूशन ये दिया था कि फिर देखी जाएगी उस टाइम के जो अल्लाह ताला अल्लाह पे अल्लाह देख यानी कि मैंने कोई ऐसी बात की थी उनका मुझे रिस्पॉन्स ही आया था कि उन्होंने वो मुस्कुराए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मौलवी वाली बातें हमारे साथ ना करो, तो और कुछ ट्रिक बताओ। तो ये एक वो पजल क्वेश्चन था जो जिससे मैं पजल क्वेश्चन कहता हूँ। तो वो आपको जैसे डिमांड यानी कि सिचुएशन क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि आपको कोई सिचुएशन दी जा सकती है और उस सिचुएशन के मुताबिक आपका बिहेवियर चेक किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट यही है कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। और ये टॉप वाली रीज़न ही आ जाती है कि आप अपने आप को ज़रा कमतर मत समझें कि यार चूँकि वहाँ पे माहौल ऐसा होता है कि आप जहाँ पे एंटर होते हो तो वहाँ पे आपके सीनियर्स बैठे होते हैं और सीनियर्स का एक अलग से प्रेशर होता है बंदे के ऊपर कि यार ये बंदा जो है ये लेट्स से कि एमफिल कर चुका है या पीएचडी कर चुका है या पीएचडी कर रहा है, तो ये मुझसे सुपीरियर है, इसका नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। तो ये अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो ये एक रीज़न थी जो मैंने देखी और मैंने खुद भी इसके अंदर मैं शुरू शुरू में था, लेकिन उसके बाद मैं इसको कम से कम कवर कर गया था कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपने भी
ज़िंदगी के ऊपर, यानी कि मेरे अब्बू ने मुझे टिप दी थी जब मेरा ये टेस्ट था लास्ट, जो मेरा बैच है उसमें। अब्बू ने मुझसे कहा था कि कितने साल हो गए हैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए। तो चूँकि मैंने इंटर में भी पढ़ी हुई और उसमें मैं एमफिल कर रहा था, 2 साल मेरे इंटर के और 4 यानी कि 7 साल मुझे हो चुके थे। तो अब्बू ने मुझे कहा था कि 7 साल एक बंदा जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है, तो उससे क्या इतनी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं आती कि वो तुक्का मारे और वो गलत हो जाए। यानी कि अगर आप तुक्का भी मारोगे ना तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि हमारे जो बेसिक प्रेशर होता है वो यही होता है कि यार मुझे ये चीज़ रिवाइज नहीं मुझसे, मैं तब पढ़ नहीं सका। तो क्या आपने वो अपने कोर्स में नहीं थी पढ़ी? तो वो आपकी जो ज़िंदगी होती है, वो जो आप पीछे गुजार चुके होते हैं, वो इंटरव्यू के अंदर या इवन टेस्ट के अंदर वो सारी रिवाइज होके आ रही होती है। अल्लाह ताला ने आपको ये जो दिमाग दिया हुआ है वो इतना पावरफुल है कि वो तमाम चीज़ें जो है वापस रिकॉल करके लाता है। तो फिर ऑन द स्पॉट अगर आपकी किस्मत अच्छी है या अल्लाह ताला ने अगर आपकी हेल्प करनी होती है, तो वो आपका जो दिमाग है वो इस तरह फंक्शन कर रहा होता है कि आपका जो माजी होता है, आपका जो पास्ट होता है, वहाँ से चीज़ें आपको निकाल के आपको पेश कर रहा होता है कि जब आप ये बोल रहे हो ये बोल रहे हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली आपके पता चल रहा होता है कि आपकी जो आपने जो दुआएं मांगी हुई हैं, जो आपके जो पेरेंट्स ने दुआएं मांगी हुई हैं, वो वहाँ पे काम कर रही हैं, क्योंकि बंदे के हाथ में तो कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना कि बाकी सब मुझसे बड़े अच्छे हैं नॉलेज में और मैं बड़ा ही कोई, चूँकि आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जो यानी कि जिन्होंने इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई किया, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ, तो वो भी हैं। अब उनका फिर अब मज़ीद जो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता हूँ। सो ये कुछ टिप्स थी। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है, कीप इन माइंड, तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के दौरान अपने जहन में लाजमी रखनी है या उससे पहले। तो इंटरव्यू में स्पेशली पहला पॉइंट ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस ही होता है कि अगर आपने कोई आंसर देना है तो कॉन्फिडेंस के साथ देना है। तो कॉन्फिडेंस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर इन द इंटरव्यू। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है जनाब के यू कैन से नो टू दी क्वेश्चंस। नो के ऊपर मुझे कॉमर्स कराने चाहिए थे वैसे। तो नो टू द क्वेश्चन, यानी कि अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो आपको नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली उससे कॉन्फिडेंटली इनकार कर सकते हैं कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, आई नेवर हियर्ड अबाउट दिस। सो ये अगर आप सोचेंगे कि हो मैंने एक क्वेश्चन को इन ना बोल कर दिया या नो बोल दिया उसके लिए आई डोंट नो, तो इसका एक बुरा इमेज जाता है। नो, इसका बुरा इमेज नहीं जाता, क्योंकि हर नॉलेज जो है वो बंदे के पास कंप्लीट नहीं होता। मेरे पास भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने ना किए हैं। जैसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि फैसलाबाद के बाज़ार जो है उसमें एक मिंट कुमरी बाज़ार है, तो मिंट कुमरी बाज़ार कहाँ से आया है, उसको वो कौन था मिंट कुमरी, तो मुझे उसका नहीं था पता, तो आई डायरेक्ट से आई डोंट नो। लेकिन उसके बाद मैंने जो नया उसमें एक कह सकते हैं कि जो मेरे उस जहन में आया था, वो मैंने ये भी बताया था कि मैं मिंट कुमरी उस बाज़ार वाले को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मिंट कुमरी है मैं उसे जानता हूँ। सो ये भी एक आपको मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि अगर आप बजाय इसके कि उसे नो 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 आप कह सकते हैं, नो आपका हक है कि आप कहेंगे अगर आपको नहीं आता। झूठ बोलने से या गलत बताने से बेहतर है कि आप नो करें उस आंसर को, उस क्वेश्चन को। लेकिन ये भी आप कर सकते हैं कि आप अपने इंटरव्यू को खुद लीड करें, कि आपने एक नो बोला है, लेकिन नो बोलने के साथ साथ आप कुछ ऐसा बोल जाएं जिससे आप उसको जो इंटरव्यूअर है उसको एक नया क्वेश्चन मिल जाए आपसे पूछने के लिए। जैसे ये जो मैंने हरकत की हुई है, जो मेरे साथ हुआ था, जो कि मैंने एक क्वेश्चन पहले नो बोला है कि आई डोंट नो अबाउट दिस बट आई नो दिस। तो उन्होंने फिर मुझसे वही पूछा था कि अच्छा जो सैट्स में कुमरी है मुझे उसके बारे में बताओ ज़रा। फिर मैंने उसके बारे में फिर मुझे पता था, तो फिर मैं वहाँ से मेरा एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया था, एक नया टॉपिक शुरू हो गया था। तो ये भी एक टिप है कि आप नो कर सकते हो, लेकिन उस नो के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे बोलो कि मुझे नो सर, इस तरह बिहेव करें कि आपको कुछ भी नहीं पता,
कॉन्फिडेंस यहाँ पर आएगा। नो भी बोलना है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। तो जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्ड योर ओन स्टांस। तो इसकी मैं एग्जांपल कुछ यूं दूंगा कि मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी टीचिंग मेथड्स। तो वहाँ पर भी मैंने पहले नो कहा था कि आई डोंट नो अबाउट द टीचिंग मेथड्स। तो उन्होंने मुझे ये फिर कहा था कि कुछ टीचर्स होते हैं जो क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स जब आते हैं तो स्टूडेंट्स के सामने तब क्वेश्चन पूछते हैं जब वो लेक्चर का स्टार्ट होता है। कुछ क्वेश्चन कुछ टीचर जो हैं जो ऐसे करते हैं जो एंड पे पूछते हैं कि हाँ जी बच्चा आपको समझ आई कि नहीं, तो आप क्या करेंगे। तो देन आई थिंक कि मैं अगर उनकी बातों से एग्री करने के बजाय क्यों ना मैं अपना एक नया स्टांस बनाऊं, मैं अपना एक व्यू रखूं उनके सामने। तो देन आई आंसर्ड कि मैं सेंटर में पूछूंगा। जब मैंने एक टॉपिक पढ़ा लिया है, उस टॉपिक तो ऑफ कोर्स कुछ टाइम पहले बचा होगा जो सेंटर में आएगा। एक टॉपिक पढ़ाने के बाद फौरन उसके बाद एक क्वेश्चन। ये वेट नहीं करना कि अगले दिन मैं लेक्चर के स्टार्ट में पूछूंगा या अपने इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद पूछूंगा। नो, दरमियान हो या कोई भी लेक्चर का टाइम हो, जब मैंने अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया तो उसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा कि हैव यू अंडरस्टैंड इट। तो ये मेरा अपना स्टांस है और मैं पक्का था दे विल हैप्पी विद मी। थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है वो है जी आंसर इन द सेम लैंग्वेज इन विच यू आर आस्क्ड। तो ये एक जनरल परसेप्शन है हमारी कि आपको अगर वो जो इंटरव्यूअर है वो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे, अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जो आंसर है वो इंग्लिश में करें। अगर वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर उर्दू में करें। लेकिन कीप इन माइंड ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप लेट्स से कंफर्टेबल हैं उर्दू के साथ तो आप उर्दू में आंसर कर सकते हैं। शर्त यह है कि आंसर ठीक होना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी जो इंग्लिश है वो वीक है। हम उसके अंदर हमारी इतना ग्रिप नहीं है और उसके इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी नहीं है बोलने में। और उसकी रीज़न यही है कि चूँकि हमारी वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हम करते क्या है कि हम सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर एक उर्दू का सेंटेंस बनाते हैं, फिर उस उर्दू के सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं और फिर उस ट्रांसलेशन को जब बोलते हैं तो उसके अंदर फिर गलतियां करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारी नेटिव लैंग्वेज ना होने की वजह से हमें इंग्लिश के साथ प्रॉब्लम आती है। तो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जिस तरह हम डेली कॉन्वर्सेशंस करते हैं और उन कॉन्वर्सेशंस के अंदर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के यूज़ कर रहा हूँ, बाकी उर्दू बोल रहा हूँ, तो यानी कि जो मिक्स कर लें दोनों को, लेकिन अपने आप को सेफ जोन के अंदर रखना है। और ये भी अगर कहना कि मैं उर्दू ही बोलूँगा तो उर्दू ही प्योर जेनुअनली उर्दू बोलूँगा, कि जैसे अगर स्टैटिस्टिक्स भी है तो स्टैटिस्टिक्स की जगह मैं शुमारियात इस्तेमाल करता रहूँ कि जी शुमारियात एक ऐसा इल्म है जो हमें वट एवर जो भी मुतगय्यरात के बारे में इल्म फराहम करता है। अब ये मुतगय्यरात नो इतनी भी प्योर उर्दू बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप बेस्ट वे यही होगा कि अगर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल सकते, प्रॉपर उर्दू नहीं बोल सकते, तो वो प्रेफर करते हैं कि दोनों को कंबाइंड करके आप बोलो, ताकि जो जनरल आपका इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी का इमेज है, वो ये भी ना शो हो कि ये देसी बंदा है और ये भी ना शो हो कि ये इंतहाई कोई बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जो कि इंग्लिश जो है वो आपको यू कैन से कि आई थिंक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें बड़ा अहम रोल कर बड़ा अहम रोल होता है उसका, इंग्लिश का और उर्दू का, आपकी लैंग्वेज का। सो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, डोंट शो ऑफ। उसमें ये होती है कि कुछ जो है ओवर कॉन्फिडेंस, इसको मैं कहूँगा कि कुछ जो लोग हैं वो शोखी हो जाते हैं। शोखी से क्या मुराद है कि आपके अंदर लेट्स से आपने एमफिल किया हुआ और एमफिल की आपके पास रिसर्च है, तो आप वो जो रिसर्च है वो लेके चले जाते हैं कि जी मेरी ये रिसर्च है और मैं रिसर्च के ऊपर ये करता हूँ, रिसर्च के ऊपर वो करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ पर अपनी तरफ से शोखा होने की ज़रूरत नहीं होती कि आप वहाँ पे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस शो करें कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछें आप उसके आंसर देने के बजाय पीछे से शुरू कर दें कि जी मैं इतने काबिल हूँ। तो वो भी एक कहते हैं कि ये जो अपने आप को ज़्यादा ना इसके अंदर मैं जिसके अंदर कहते हैं मैं, यानी कि इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है, आई, यानी कि ही प्रेफर्स आई लैंग्वेज जिसे आप कह सकते हैं। आई कैन डू दिस, आई डू दिस, आई डिड दिस, आई वाज आई एम ग्रेट, आई एम ये, आई एम वो।
तो जो आई एम, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर चला जाए और अपना इल्म का उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे कि मुझे बहुत ज्यादा पता है, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी का। और उसके बाद जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो इसका आपके पास एक ही सोल्यूशन है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका टू द पॉइंट आंसर करें। ये नहीं करना कि लेट से आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आप प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो गैम्बलिंग के थ्रू आई थी, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 90s 70s में, या जो भी उसकी हिस्ट्री है, वो तो इस बंदे ने ही शुरू की थी, और ये होता है वो होता है, तो फिर करते करते प्रोबेबिलिटी इस तरह बन गई। तो वो एक हिस्ट्री बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, या आप कुछ इस तरह का बताना शुरू कर देते हैं कि जो उससे रेलिवेंट ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है और आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किसी और सब्जेक्ट में बता रहे हैं कि जिन टाइम सीरीज के अंदर भी प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल होती है, उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल। नो, आप बस ये बताएं प्रोबेबिलिटी, तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप, एक तो है जो आप अपनी करते हो, और यही एक मैं समझता हूँ कि एक बंदे का ग्रिप होती है उसके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर वो अपनी टर्मिनोलॉजीज का अपने सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टर्मिनोलॉजी की अपनी डेफिनेशन बना लेता है, तो उसका मतलब है कि वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो चुका है। कि लेट्स से प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी की आप जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स उठा कर देख रहे हैं, हर एक की वर्डिंग तो मुख्तलिफ होगी यकीनन, लेकिन अगर बंदा वही प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन अपने अल्फाज में बता देता है या अपने अल्फाज में लिख लेता है, तो आई कैन से कि उस बंदे का अपने स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है। और यही फार्मूला सब सब्जेक्ट्स के लिए भी है, जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं या लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं। तो आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर एक बंदा अपने सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजीज के या अपने सब्जेक्ट के बारे में एक अपनी राय कायम कर ले, अपनी ओपिनियन दे दे, तो वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है। तो आप वहाँ पर आप इस तरह भी आंसर कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी आपकी नज़रों में क्या है। लाइक एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू मेजर द अनसर्टेनिटी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो मैं इस तरह भी इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं भी आपको ये मेरे जो वर्ड्स हैं किसी बुक में ना मिले, और अगर आप किसी और स्टैटिस्टिशियन से पूछेंगे तो वो और तरह डेफिनेशन बताएगा, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि व्हाट इज़ का आंसर व्हाट इज़ में ही होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि आप कुछ पीछे हिस्ट्री शुरू कर दें या उस चीज़ का फ्यूचर बताने में लग जाएं कि प्रोबेबिलिटी इस तरह आगे ज़िंदगी में बन जाएगी। तो ये चीज़ टू द पॉइंट रहना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट है, मेक योर प्रॉपर इंट्रोडक्शन, तो ये आप कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो क्वेश्चन उसका आंसर है। तो इसको मैं मजीद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मजीद डिस्कस करता हूँ। सो यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक किए हैं, और आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो पहला क्वेश्चन आपसे यूजली पूछा जाता है वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वो उसके भी आपको मैंने बताया कि दो तरीके हो सकते हैं। कि एक तो ये हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली ये कहा जाए कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको उसमें आप जिस तरह भी अपना फॉर्मेट एक पूरा तैयार करें, सबसे पहले लिखें उसे कि कौन कौन सी चीज़ जो हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और मुझे ये चीज़ें अपनी बतानी चाहिए। कि लेट से आप सबसे पहले अपना नाम और फिर आप अपनी एजुकेशन, बजाय इसके कि आप कुछ ऐसी बातें इरेलीवेंट से ऐड कर दें कि मैं अब आपको लेक्चरशिप के लिए आपकी जॉब है और आप बताने लग जाएं कि मैं क्रिकेट का बड़ा अच्छा खिलाड़ी हूँ या मुझे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, तो ये आई थिंक इट्स इरेलीवेंट। तो अगर आप इंट्रोडक्शन, ये अब आप पे डिपेंड कर रहा होता है आप किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन आप पहले प्रॉपर एक डिज़ाइन करें, आप लिखें कि माय नेम इज़ दिस एंड आई हैव डन माय एमफिल्स, या अपनी एजुकेशन के बारे में फिर बता दें। फिर उसके बाद उस पोस्ट से रिलेटेड आप जो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर सकते हो कि आपने कहीं स्कूल में पढ़ाया है या किसी कॉलेज में पढ़ाया है या एज ए CTI आप काम करते रहे हो, तो वो आप बता सकते हो। और आप उस टाइम जो करंटली जो भी आप चीज़ कर रहे हो, आप वो भी सारा कुछ बता सकते हो। तो ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप
किस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और इसको आप मज़ीद जो यूट्यूब है या गूगल से है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि किस तरह इसको आंसर करना चाहिए। अच्छा, फिर जो सेकंड क्वेश्चन ये मुझसे भी पूछा गया था। अच्छा सॉरी, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको दूसरा पैटर्न भी आ जाता है कि वो जो पीपीएससी के मेंबर हैं वो आपका CNIC लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था कि आप किस शहर से हैं और फिर उस शहर की बातें शुरू कर देते हैं। या फिर आपका नाम है तो आपके नाम का मतलब क्या है, किसी का अगर यूनिक नेम होता है कोई तो उसका उसका मतलब पूछ लेते हैं कि इस नाम, ये पहले कभी नाम सुना नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है। या अगर आपके आपके फादर का नेम या जो भी आपका सर नेम है वो अगर यूनिक है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि आपके फादर का नेम कोई यूनिक है तो बताएंगे इसका मतलब क्या है। तो वो आपको वो भी पता होना चाहिए कि मेरे अब्बू के नाम का मतलब ये है। तो ये भी आप इस तरह भी इंटरव्यू आपसे लिया जा सकता है। फिर आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इंट्रोडक्शन के अंदर ही आता है, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज। ये मुझसे भी पूछा गया था कि आप उस दिनों में क्या कर रहे होते हैं जब आपका इंटरव्यू है। और मैं उस टाइम चूँकि मेरा एमफिल चल रहा था और एमफिल का मेरा सेकंड सेमेस्टर था, और उसके साथ साथ जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो ये थी कि मैं आई वाज टीचिंग टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु वर डूइंग MS in data science from Deakin University, Australia. So yeah, that was my, you can say, extra earnings with my MPhil. I was teaching these two students. So that was my point. So आप अगर कोई भी उस टाइम के ऊपर अगर आप कोई MPhil कर रहे हैं तो MPhil आपकी मसरूफियत, तो आप ये बताएं कि मैं MPhil कर रहा हूँ या PhD की कर रहा हूँ, तो PhD की रिसर्च चल रही है जो PhD का कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अगर आप कोई और किसी कोई सोसाइटी के अंदर हैं, आप लाइक एग्जांपल आप कोई वेलफेयर सोसाइटी के अंदर हैं, कोई भी आप जिस जिस तरह डिफरेंट NGOs होती हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो वो आप इसके अंदर लाजमी उसे बताएं कि नाउ आई एम डूइंग दिस। सो जो थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये majority से पूछा जाता है, डिलीवर द लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। तो मुझसे भी ये कहा गया था। अब ये जब आपको कहा जाता है कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेट्स से हम आपके सामने BSc के स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप हमारे नए नए टीचर हैं, पहला लेक्चर है आपका हमारे साथ, तो हमें लेक्चर दें आके। और जो टॉपिक मुझे दिया गया था वो प्रोबेबिलिटी थी। तो जो जो आपको टॉपिक मिलता है वो समटाइम्स आप इस तरह कहते हैं कि आप अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक ले लो उस पर हमें लेक्चर दें, या फिर आपको टॉपिक खुद दे देते हैं आपके सब्जेक्ट में से, या जनरल नॉलेज का भी वो दे सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम हमें लेक्चर दें। तो वो एक्चुअली वहाँ पर आप को चेक कर रहे होते हैं कि आप अगर एज अ टीचर किसी क्लास में जाते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो यहाँ पर जो मेरी जो टिप है सबको वो ये है कि कॉन्फिडेंस हो के सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि आपके ऑफ कोर्स उसने कहा था कि फर्स्ट लेक्चर है हमारा, आप हमारी पहली दफ़ा हम आपको देख रहे हैं BSc का फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले आप जाएं बी कॉन्फिडेंटली, आप अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा दें कि माय नेम इज दिस, आई हैव डन माय MPhil, आई हैव डन माय BS दिस, सो आई विल टीच यू दिस सब्जेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट था जो मुझे प्रोवाइड किया गया था। बजाय इसके कि आप स्टार्ट ही करें कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको टॉपिक मिला है तो आप प्रोबेबिलिटी पे ही स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है, प्रोबेबिलिटी इज मेजर टू अनसर्टेनिटी और मोर प्रोबेबिलिटी इज दिस प्रोबेबिलिटी, यानी कि बजाय इसके प्रोबेबिलिटी ही शुरू कर दें, आप सबसे पहले कॉन्फिडेंटली उनको जाके अपने इंट्रोड्यूस करवाएं और उनको वाकई स्टूडेंट समझें। टू बी ऑनेस्ट कि वो वाकई ही आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके, आई नो वो बड़े उनकी एक पर्सनैलिटी एक होती है जिस जो एक एक दफ़ा तो बंदे को झंझोड़ के रख देती है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे सामने बैठी होती है और उस तरह का सर्कमस्टेंसेस बने होते हैं कि बंदा बोल नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर भी अगेन आपका फिर कॉन्फिडेंस आता है और हम ये फील कर रहे होते हैं कि अगर मैं इस तरह बोलूँगा कि जी मैं अपने आप को पहले इंट्रोडक्शन करवाने लग जाऊंगा तो वो बड़ा बुरा इम्पैक्ट जाएगा, वो मैंने अभी पीछे पर टू दी पॉइंट आंसर देना है। नो, यहाँ पर आपने अपने अपने आपका वहाँ पर भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाजमी देना है ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि ये जो
बंदा हमारे सामने जो इंटरव्यू दे रहा है, जो हम जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है, उसमें इतनी काबिलियत है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ फैमिलियर हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जो एक मज़ीद टिप वो ये है कि जो भी आपको टॉपिक दिया जाए, या आपको ये कहा जाए कि अपनी मर्जी का उठाएं, तो जब आपको मर्जी का कहा जाएगा तो प्लीज़ वो टॉपिक लें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। आई थिंक ये आपको ज़्यादा प्रेफर, कि आपकी ग्रिप उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी होगी। और फिर एक वो पॉइंट आप लोग वहाँ से उठाएं जो यूनिक हो। लाइफ एग्जांपल के अगर प्रोबेबिलिटी थी तो प्रोबेबिलिटी सिंपल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताएं जो बुक में नहीं मिलता आपको, उनके उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़े अलग से। अगर आपका स्टडीज का इन्फ्रेंस सब्जेक्ट है तो उसके अंदर कुछ कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा लाजमी बताएं उसी छोटे से लेक्चर के अंदर, कि जिससे जो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे हैं उनको अच्छा फील हो कि यार दैट्स अ यूनिक थिंग, दैट्स अ न्यू वे ही वाज ट्राइंग टू टेल अस। सो एक ये एक मेरी तरफ से टिप है। बाकी हर बंदे का आप किसी और से पूछेंगे तो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जब वो लेक्चर डिलीवर करें वहाँ पर, तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाएं कॉन्फिडेंटली, और फिर आपको जो जो टॉपिक आपको मिला है उसको स्टार्ट करें। और फिर उसकी एक बेसिक डेफिनेशन बताने के बाद फिर आपको उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ज़रूर बताएं जो बुक के अंदर या आपको जनरल बातों में नहीं सुनने को मिलती। चूँकि ये ट्रिक मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ कि मैंने एक ऐसी अनयूजुअल चीज़ बताई थी प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो आम तौर पर एक, टू बी ऑनेस्ट, एक सिंपल एक जो स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट है वो सोचता भी नहीं है कि हाउ इज इट पॉसिबल। सो मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दैट्स द फैक्ट